Hello students, welcome to SKM Institute. I am VK सिंह। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज के इस सेशन में हम BHIC 101 भारत का इतिहास पार्ट 1 में यूनिट 2 प्री हिस्टोरिक पीरियड इकाई 2 जो आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उसमें प्रागैतिहासिक काल के नाम से यह चैप्टर है। तो ये ब्लॉक 1 खंड 1 का सेकेंड यूनिट है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जब हम प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करते हैं, तो जब हम प्री हिस्टोरिक बात करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल, तो ये हम कितने समय पीछे जा कर के इतिहास को खंगालते हैं और किस प्रकार से हमारे जो हिस्टोरियन हैं वो यह अनुमान लगाते हैं। जैसे कि प्रागैतिहासिक काल का जो समय काल है वो हजारों साल में नहीं बल्कि लाखों साल में है, ठीक है। तो क्या ऐसे साक्ष्य उन्हें प्राप्त होते हैं कि वे अनुमान लगाते हैं जो हिस्टोरियन है कि हाँ लाखों साल पहले ऐसा कुछ हुआ होगा। तो इसी की जानकारी आपको इस चैप्टर से मिलेगा, प्रागैतिहासिक काल के इस यूनिट से। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब हम मनुष्य के इतिहास की, मानवों के इतिहास की बात करते हैं तो हमें जो भूगोल है या पर्यावरण, इसकी भी इतिहास की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मानव और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक हैं। इसी के आगे मैं ये भी कहूँगा कि जब हम बहुत पीछे जाते हैं तो हमें जो है अर्थ के इतिहास के बारे में, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के बारे में पता चलता है। तो यह भी ज़रूरी है कि हमें थोड़ा बहुत जो है नॉलेज हो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के बारे में। आपको जैसे पता होगा कि जो पृथ्वी अपने शुरुआती दौर में लगभग 4.54 बिलियंस अगो, ये लगभग 454 करोड़ साल पहले की बात हो रही है, कोई लाखों साल पहले की नहीं, करोड़ों वर्ष पहले की। उस समय पृथ्वी जो है एक बंजर निर्जीव प्लेनेट हुआ करती थी। यहाँ पे जीवन के कोई भी संभावना दिखती नहीं थी। लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, 450 करोड़ साल पहले ओशंस का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, जिसे हम सागर के नाम से जानते हैं। और अगर हम बात करें तो हमने ये देखा कि पृथ्वी पर ऐसे कुछ एनवायरनमेंट कंडीशंस बनने लगी जिससे कि जीवन की संभावना सामने लगने लगा कि जीवन इस धरती पर, इस प्लेनेट पर संभव है। तो लगभग सूक्ष्म जीवों का जो पनपना स्टार्ट हुआ वह लगभग 342 करोड़ साल पहले, 3.42 बिलियन ईयर्स अगो। तो इस प्रकार से जो है धरती जो है अपने इतिहास के दौर से गुजरी है। और जैसे वन्य जीव जंतु इस पृथ्वी पर रहे हैं, उन्हीं में से मानव भी इन्हीं जीवों में से एक जीव रहा है। अगर मैं बात करूं ह्यूमन्स एंसेस्टर की, जो होमोसेपियंस से पहले थे, होमोसेपियंस के जो एंसेस्टर थे वो लगभग 6 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि लगभग 60 लाख पहले इस धरती पर विचरण किया करते थे। और अगर हम आदि मानव की बात करें, होमोसेपियंस की, जो हमारे पूर्वज है, तो ये लगभग 3 लाख साल पहले धरती पर इनका जो है अस्तित्व था। तो जैसे सभी जीव जंतु थे, जैसे अन्य जीव प्राणी थे, वैसे उस समय जो है ह्यूमंस भी हुआ करते थे। तो ऐसे क्या तब्दीलियां हुई कि ह्यूमंस का जो है इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ कि ह्यूमन ने ना केवल एनवायरनमेंट को बल्कि पूरी अर्थ को अपने कंट्रोल में, अर्थ ही नहीं, इवन अगर हम कहें तो काफ़ी हद तक जो है अर्थ के बाहर की चीज़ों को भी हम जो है काफ़ी कुछ अपने कंट्रोल में रखते हैं।
तो यह कहानी, ये जर्नी है ह्यूमंस इवोल्यूशन की। इस चैप्टर में आपको ये सब जानने को मिलेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है ये, आपको बहुत कुछ जो है इस चैप्टर से सीखने को मिलेगा। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ डाउट्स क्लियर करना चाहता हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं SKM जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उससे रिलेटेड। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो भी क्लासेस यूट्यूब पर चल रही है उसके क्लास नोट्स अवेलेबल है। यूनिट 1 का जो है रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हैं उन्हें ऑलरेडी सेंड कर दिया गया है। अगर किसी स्टूडेंट्स को नहीं मिला है तो हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। BHIC 101 का जो असाइनमेंट है, सॉल्व असाइनमेंट जून 2023 सेशन का, जो स्टूडेंट जून 2023 में एडमिशन लिए हैं और जो जनवरी 2024 में एडमिशन लेंगे, उनके लिए सॉल्व असाइनमेंट्स ये BHIC 101 ये मंडे से अवेलेबल हो जाएगा। तो ये रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को जो SKM मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हैं उन्हें मंडे को ये सेंड किया जाएगा। किसी स्टूडेंट्स को अगर मंडे को नहीं मिलता है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, आपको जो है ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और 2 से 3 दिन के अंदर जो है सेकेंड असाइनमेंट, इसी तरह जो है आपको टोटल असाइनमेंट्स कुछ 2-3 दिन के गैप में हम प्रोवाइड करेंगे। और ये क्वालिटी कंटेंट है, तो आप लोग जो है, जो भी स्टूडेंट्स हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं वो बिल्कुल श्योर रहें कि उनको कंटेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कुछ क्वेरीज जो SKM मेंटरशिप प्रोग्राम से रिलेटेड हमारे पास आ रही हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड है कि क्या 999 में 3 साल तक के मेंटरशिप प्रोग्राम दिया जाएगा और उसमें असाइनमेंट्स और सोल्ड असाइनमेंट्स के PDF और गेस्ट पेपर के PDF प्रोवाइड किए जाएंगे। बिल्कुल ये सही है। आप जो है असाइनमेंट्स में ही 3 साल में लगभग जो है 1800-2000 रुपये पे करते हैं, पर हम टोटल हाफ कॉस्ट में आपको एक मेंटरशिप प्रोग्राम दे रहे हैं, जिसके तहत आपको मैं या मेरी असिस्टेंट आपको टाइम टू टाइम कॉल करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, रिमाइंड कराएंगे कब एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, आपके असाइनमेंट्स जमा हुए या नहीं हुए, क्या पेंडिंग है, री रजिस्ट्रेशन कब करना है, इससे संबंधित और जो भी आप एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं तो उससे संबंधित जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपके एग्ज़ाम्स के जो मार्क्स अपलोड नहीं होते, कभी कई प्रॉब्लम्स होती है इग्नू से रिलेटेड, तो उससे संबंधित आपको सभी हेल्प में मदद किया जाएगा, सभी डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। आप अपनी BA डिग्री के दौरान लगभग 20,000 रुपये पे करते हैं। 4500 रुपये जो है एडमिशन फ़ी और लगभग 1600 से 2000 रुपये जो है आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरते हैं। तो टोटल 3 साल में लगभग आप ऑलमोस्ट जो है 20,000 रुपये पे करते हैं। आपको हमारा ये प्रोग्राम 330 रुपीज़ में 330 रुपये के आसपास 1 साल का पड़ेगा। इसके अलावा आप बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं हमारे SKM इंस्टीट्यूट से वो आप अनलॉक कर पाएंगे। जैसे एक फ्री UPSC फाउंडेशन बैच है एकलव्य का, तो ये SKM स्टूडेंट्स के जो मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हैं उनके लिए ये बैच बिल्कुल फ्री है। और इसके अलावा GS बैच जो है हम लेकर के आएंगे, संकल्प GS बैच, ये भी टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो फिलहाल अभी जो स्टूडेंट्स जो एडमिशन ले चुके हैं और उन एकलव्य UPSC फाउंडेशन बैच, इसमें ऑलमोस्ट एक बैच जो है सीटें फुल हो चुकी है। अभी नया जो बैच लेकर के आएंगे, इसमें जो स्टूडेंट्स एडमिशन लिए हुए हैं उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर है। मेरी तरफ से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये चैनल थोड़ा ग्रो हो। क्योंकि हमारा उद्देश्य है जो स्टूडेंट्स दूर दराज के इलाकों में हैं वहाँ तक हम जो है पहुँच पाए, ताकि सभी स्टूडेंट्स को जो है हमारे तरफ से, हमारे ज़रिए से कुछ बेनिफिट्स प्राप्त हो सकें। तो बेसिकली मानव का जो इतिहास रहा है वो 2.5 मिलियन ईयर्स की जो समय अवधि को कवर करती है। वानर से किस प्रकार हम जो है आज के आधुनिक मानव में तब्दील हुए हैं, ये जर्नी काफ़ी फैसिनेटेड है। क्योंकि पृथ्वी पर, इस धरती पर कई सारे वन्य प्राणी थे, कई जीव जंतु थे, लेकिन उसमें से एक इंसान ही है जो
अपनी इस तरह की जर्नी में एक आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय अद्भुत रूप से इस प्रकृति को कंट्रोल करते हुए और यहाँ तक कि सभी जीव जंतुओं को के ऊपर जो उसने विजय प्राप्त की है। ये जो चैप्टर है ये बेसिकली आपको जो है इतिहास के प्रारंभिक दौर पे लेके जाता है। ठीक है, अगर आप इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास बेसिकली हम उसे कहते हैं जिसका कुछ लिखित साक्ष्य है। ठीक है, जहाँ पे कुछ लिखा हुआ हो, लिखित रूप में कुछ कहा गया है, तो उसे हम इतिहास कहते हैं। तो हमारे जो लेखन पद्धति है, जो लिखित रूप से कुछ भी जो हमारे पास अवेलेबल है, वो टोटल जो है 5000 साल पुराना, इससे अधिक पुराना नहीं है। इससे कुछ पुराने लिपियां अवेलेबल होंगी जिसे कुछ पढ़ा नहीं जा सका है। कुछ और भी इससे पुराने जो है कुछ साइंस में प्राप्त होते हैं, ठीक है, उन्हें जो है पढ़ा नहीं जा सका है, तो वो इतिहास का हिस्सा नहीं है, वह आद्य इतिहास का हिस्सा होते हैं। इससे बहुत पीछे जाते हैं हम, प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जब इतिहास से बहुत पीछे की घटनाएं जिसका हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है, बस हमें जो है कुछ साइन प्राप्त होते हैं, कुछ आर्कियोलॉजिकल जो है एविडेंस प्राप्त होते हैं, जैसे कुछ टूल्स, पत्थर, कुछ हड्डियां, कुछ उपकरण, ठीक है, कुछ ज़मीन के नीचे से कुछ हमें प्राप्त हो गया, पुरातात्विक वस्तुएं। तो ये हमें कुछ उस समय के, अपने समय की कुछ जो है कहानी बताती है। इस तरह जो लाखों साल पुरानी हमें वस्तुएं प्राप्त होती है, जो आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, तो उससे हम अनुमान लगाते हैं कि उस समय का इतिहास ये रहा होगा। तो इसे हम प्रागैतिहासिक या प्राक इतिहास कहते हैं। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो इतिहास से पहले का जो समय है, जो लिखित इतिहास है, उससे काफ़ी पहले का जो समय है, प्राचीन समय जो है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। और प्राक इतिहास या प्रागैतिहासिक इतिहास, प्रागैतिहासिक काल और इतिहास के बीच का जो समय है उसे आद्य इतिहास कहा जाता है। तो बेसिकली प्री हिस्ट्री, जो हिस्ट्री से पहले का जो समय है उसे प्री हिस्ट्री बोला जाता है, और हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के बीच का जो समय है उसे प्रोटो हिस्ट्री बोला जाता है। तो ट्रांजिशनल स्टेज बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, ठीक है, जो प्रागैतिहासिक समय काल है या प्राक इतिहास है या प्री हिस्ट्री है, और हिस्ट्री के बीच का जो समय है उसे हम प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, यानी कि हिंदी में आद्य इतिहास कहा जाता है। अब बेसिकली इस चैप्टर का जो क्रस्ट है, जो यूनिट है, इसका मैं टोटल क्रस्ट आपको बता दूं। इंसान सबसे पहले 4 पैर पर चलता था, उसके जो 2 हाथ है वो भी पैर के समान ही थे। तो आदि मानव शुरुआत में जो है बिल्कुल देखने में अन्य जीव जंतुओं की तरह ही था, उसकी बुद्धि भी उतनी ही थी, ठीक है, उसी तरह के वो जो है हरकतें वह करता था। वह कई मायनों में कमज़ोर प्राणियों, जीव जंतुओं में से एक था, यानी कि जब जो नुकीले पंजों वाले और भारी भरकम शरीर वाले जो जानवर थे, उनके लिहाज से जो है ये एक कमज़ोर, कह सकते हैं कि काफ़ी कमज़ोर उनके मुकाबले में था, क्योंकि इंसानों के पास जो है इतने बड़े कोई पंजे या इस तरह से चीड़ फाड़ वाले जो है प्रकृति ने उनको चीज़ें नहीं दिया था। तो समय गुजरता गया, लाखों वर्ष बीते, और एक क्रांतिकारी चीज़ें हुई कि मनुष्य जो है वह सीधा चलने की कोशिश करने लगा, और इस तरह से वह एक होमो इरेक्टस बन गया। तो जब वह होमो इरेक्टस बन गया और सीधा भी चलने की कोशिश क्यों करने लगा कि उसने जो है इसके किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, किसी चीज़ को जो है ऊपर खड़ा होकर के उसको पकड़ने के लिए या चढ़ने के लिए उसने हाथों का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो जो 2 पैर और थे, 2 पैर तो से चलना था और 2 पैर से और चलना था 4 पैर से, लेकिन उसने 2 पैरों का इस्तेमाल जो है ऊपर की चीज़ों के लिए करना स्टार्ट किया, तो वो बेसिकली उसके हाथ बन गए, ठीक है। और जब वह होमो इरेक्टस बना, जब वो सीधा होकर के जब वो चलने लगा, तो उसके 2
हाथ जो है अब खाली हो गए। उन हाथों का उसने उपयोग शुरू किया। उन हाथों से उसने जो है हाथों में अपने जो है लकड़ी पकड़ लिए, पत्थर पकड़ लिए, ठीक है। जब उसके हाथों में पत्थर आया तो उसने पत्थरों से जो है टूल्स बनाना शुरू किया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने पत्थरों से टूल्स बनाने स्टार्ट किए, क्योंकि उसको समझ में आया कि मुझे जो है मान लीजिए कि कुछ खोद के निकालना है तो उसको ठोस चीज़ प्राप्त चाहिए था। उसने जो पत्थर लिया, पत्थर से खोदना स्टार्ट किया। समझ में आया कि इससे नहीं हम खोद पा रहे हैं तो उसको और थोड़ा सा पैना किया, नोकीला किया, मतलब जो है उसको खोदने लायक बनाया। किसी चीज़ को काटना है, जैसे मान लीजिए पेड़ या लकड़ी को काटना है, तो उसने पत्थर को जो है उसके हिसाब से घिस करके वैसा बनाना शुरू। उसके दिमाग में आया कि हाँ, एक पत्थर से मैं एक पत्थर को घिसूंगा तो ये पत्थर, एक पत्थर उसमें से जो है नुकीला होता जाएगा। मुझे एक पत्थर को जो है अपने हिसाब से उसको शेप देना है और उसके लिए जो है मुझे पत्थरों का इस्तेमाल करके एक पत्थर को घिसते रहना है। तो इस तरह की चीज़ें उसके दिमाग में जो है, अब ये हमें, हमारे लिए तो ये काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन उस समय एक पशु के लिए, एक पशु समान जो जीव है उसके लिए ये एक अद्भुत चीज़ है। ये उस दिमाग उसकी कैपेसिटी से आगे की चीज़ है, ठीक है। इसी तरह से कार्य करते करते जो इंसान है, जो आदि मानव जो थे, उनकी जो बुद्धि है वो डेवलप होती चली गई, ठीक है। उनको पता चला शुरुआत में जो है, अब हम स्टोन एज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा स्टोन एज की पूरी कहानी। तो सबसे पहले जब हम ह्यूमन पास्ट की बात करते हैं तो इसमें हम जो है 3 पीरियड में डिवाइड करते हैं, स्टोन एज, ब्रोंज एज और आयरन एज, यानी कि हिंदी में पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग, ठीक है। तो हम बेसिकली जो है स्टोन युग की बात कर रहे हैं, यानी कि पाषाण युग की बात कर रहे हैं, ठीक है। पाषाण युग में भी कई चरण हैं, ठीक है, और उसमें जो है उसमें भी कई उपचरण है। तो बेसिकली हम अब जो पढ़ेंगे वो स्टोन एज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टोन एज में जो है आप देखेंगे तो ओल्ड स्टोन एज है, जिसे इंग्लिश में जो है पैलियोलिथिक बोला जाता है, हिंदी में पूरा पाषाण काल। और मिडल स्टोन एज है जिसे इंग्लिश में जो है मेसोलिथिक बोला जाता है, और हिंदी में जिसे बोला जाता है मध्य पाषाण युग, ठीक है। और फिर जो है न्यू स्टोन एज जो था उसे नियोलिथिक बोला गया, और हिंदी में इसे नव पाषाण युग के नाम से जानते हैं। तो ये टोटल पाषाण युग हैं, आपके 3 युग हैं, ठीक है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। तो बेसिकली जब शुरुआती दौर में, जब पूरा पाषाण काल यानी कि जब ओल्ड स्टोन एज की हम बात कर रहे हैं, तो जब इंसान जो मानव, आदि मानव जो था, जीव समान जो आदि मानव जो था, पशु समान जो आदि मानव जो था, उसने जो है पत्थरों का उपयोग सहज तरीके से करना स्टार्ट किया, ठीक है। समय के साथ उसे समझ में आया कि नहीं, इस पत्थर को जो है जैसे कुछ काटना हो तो उस पत्थर से नहीं काट पाया, तो उसने उसको और पैना किया, जो है उसको थोड़ा धार दिया। इस तरह से जीवन चलता रहा, युग बीतते रहे। और समय के साथ साथ जैसे जैसे युग बीतता गया, यानी ओल्ड स्टोन एज में, यानी कि पूरा पाषाण काल के अंदर भी 3 युग हैं। तो मैं आपको बता दूं कौन कौन से युग हैं। तो इसमें एक निम्न पूरा पाषाण काल था, और फिर जो है एक मध्य पूरा पाषाण काल और एक उच्च पूरा पाषाण काल। तो हम जो है बेसिकली पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो ये जो निम्न पूरा पाषाण काल है, ये निम्न इसे लिखिए, निम्न पूरा पाषाण काल लगभग 6 लाख वर्ष पूर्व की बात हो रही है, ठीक है, और ये लगभग 1.5 लाख वर्ष पूर्व तक चला। तो हम इतने समय पहले की अभी बात कर रहे हैं। तो उस समय जो निम्न पूरा पाषाण काल था, उस समय जो भी पत्थर थे, भारी भरकम पत्थर का इस्तेमाल जो है मानव या आदि मानव किया करते थे। तो समय के साथ साथ उस पत्थर को बनाने, जो पत्थर से जो टूल्स बनाने की, और काफ़ी, और उसी टूल्स का वो इस्तेमाल जो है कुछ काटने के लिए, कुछ खोदने के लिए, या किसी का शिकार करने के लिए, या अपने बचाव के लिए भी करते थे। तो वह औजार के रूप में भी उसका इस्तेमाल करते थे, हथियार के रूप में भी उसका इस्तेमाल करते थे। तो निचला जो निम्न पूरा पाषाण काल है, इसमें जो हथियार, जो पत्थरों का जो इस्तेमाल था, वो भारी भरकम पत्थर इसी तरह उठाते थे। मध्य पूरा पाषाण काल जब आया, तो मध्य पूरा पाषाण काल में अब वो जो टेक्निक जो है, वो टूल्स बनाने के, जो पत्थर के जो टूल्स हैं, उसको, जो टूल्स बनाने की जो टेक्निक्स थी वो अच्छी डेवलप कर लिया उन्होंने।
अब वो ज़्यादा नोकीली चीज़ें बनाते थे, जो पत्थर को और नोकीला और पैना और पतला करते थे, अब वो ज़्यादा इफेक्टिव थे। इसी तरह जब हम उच्च पुरा पाषाण काल में आते हैं, इसे ऊपरी को उच्च लिखिए, उच्च पुरा पाषाण काल में आते हैं तो हम देखते हैं कि उच्च पुरा पाषाण काल में तो पत्थर और ज़्यादा छोटे हो गए। जो उनके टूल्स थे वो पत्थरों से जो बेस्ट टूल्स बना सकते थे उस स्टोन से, उन्होंने वो बना लिया। ठीक है, तो माइक्रोलिथिक टूल्स की शुरुआत हो चुकी थी। काफ़ी छोटे पैने, भाले टाइप के, ब्लेड टाइप के जो है उन्होंने पत्थरों से इतनी धारदार चीज़ें, टूल्स और औजार बना लिए थे। तो ये पूरी की पूरी कहानी जो हम देखते हैं वो उनके जो टूल्स हैं, ठीक है, पत्थरों के, स्टोन्स के जो इस्तेमाल के जो टूल्स हैं, इसी की कहानी है स्टोन एज में। जब हम ब्रोंज एज में जाएंगे, कांस्य युग में, तो जो कांसे का उपयोग किया गया उसके बारे में पढ़ेंगे। और जब हम आयरन युग में जाएंगे तो एज में, आयरन एज में, तो हम जो है लोह युग में जो लोहे का इस्तेमाल करने की जो चीज़ें हैं और किस तरह से मानव ने उनका जो है इस्तेमाल किया, इससे हम जो है रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। तो बेसिकली इतना ही इस चैप्टर में है कि जो टूल्स, अच्छा हमें इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, जो भी टूल्स हमें प्राप्त होते हैं, जो भी साक्ष्य हमें आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे प्राप्त होते हैं, कहीं नदियों के आसपास प्राप्त होते हैं, जहाँ पे वो आदिमानव रहते थे, कहीं तो रहते थे नदियों के आसपास रहते थे, जहाँ उन्हें जंगल झाड़ी कुछ मिले, सब जगह वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध हो, वहाँ पे वो टिक के रहने लगते थे। कहीं पे जो है जब बरसात का सीज़न आता था तो वो गुफाओं में रहने लगते थे। तो ऐसा एक क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, भीमबेटका वाला जो इलाका है, वहाँ पे जो है पहाड़े भी मिलेंगी और जंगल भी मिलेंगे, तो वहाँ पे आपको कई सारे साक्ष्य मिलेंगे। इसके अलावा भी साउथ इंडिया में भी काफ़ी है, राजस्थान वाले जगह में भी काफ़ी ऐसे जगहें हैं, तो वहाँ पर जो है आपको इनके साइट्स मिलेंगे। तो वहाँ पे जो भी टूल्स जो अवेलेबल हैं, जो पत्थरों के हथियार जो अवेलेबल हैं, उनको लेकर के, उनकी कार्बन डेटिंग करके, और फिर जो है उनके जो बनावट के तरीके हैं, जो चीज़ें हैं, उनसे जो है कैटेगराइज किया जाता है कि हाँ ये जो है निम्न पुरा पाषाण काल का हिस्सा है, ये मध्य पुरा पाषाण काल की संस्कृति यहाँ पे रहती थी, यहाँ पे आदिमानव रहते थे, और ये उच्च पुरा पाषाण काल, इस तरह से जो है कैटेगराइज किया गया है। तो बेसिकली इतना ही है। मैंने ये आपको बता दिया कि जो पुरा पाषाण काल का जो पुरातत्विक अभिलेख है, कहाँ से हमको जो है पता चलता है, पुरातत्व अभिलेख क्या है, कि जो हमें कुछ साक्ष्य जो प्राप्त हुए, ठीक है, जो हमें, जो भी साइंस हमें जो दिखाई दिए कि हाँ यहाँ पे कुछ हथियार मिले हैं, तो ये हथियार जो है किससे संबंधित है, ये पुरा पाषाण काल से संबंधित है या मध्य पाषाण काल से संबंधित है, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? उस पत्थरों के आकार से, ठीक है, कि ये एडवांस टूल्स हैं, एडवांस औजार हैं, तो जो है ये जो है इस पीरियड का हिस्सा है। तो इस साइट पे जहाँ पे ये एडवांस टूल मिला है, वहाँ पे जो है हिस्टोरियन ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे जो है मिडल पैलियोलिथिक एज या जो है पुरा पाषाण काल या मध्य पुरा पाषाण काल यहाँ पे था, ठीक है, स्टोन एज में। तो जैसे कि मैदानी इलाकों में रहते थे, छोटी बड़ी नदियों के आसपास रहते थे, पहाड़ी इलाकों में रहते थे, तो यहीं पर जो है हमें साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं। तो उनके हथियार वगैरह जो है ऐसी जगहों पे आदिमानवों के हथियार पड़े हुए मिल जाते हैं। तो बेसिकली कुछ पुरातात्विक स्थल है। तो सबसे पहले अब हम जो है जो निम्न पुरा पाषाण काल है, इसमें निचला लिखा हुआ है, इसे निम्न कीजिएगा। लोअर पैलियोलिथिक इंडिया में 6 लाख वर्ष पूर्व शुरू हुआ था और लगभग 1.5 लाख वर्ष पूर्व तक चला, ठीक है। तो इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल्स में बता चुका हूँ। तो बेसिकली इसमें कुछ जगहों के नाम आपकी बुक्स में दिए गए हैं, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी पूछा नहीं गया है, हालांकि कुछ साइट्स इम्पॉर्टेंट है, जैसे भीमबेटका, करनूल, ठीक है, हुसंगी स्थल, इसके बारे में गेस्ट पेपर में मैंने जो है आंसर्स डाल रखे हैं। तो आपको जब गेस्ट पेपर प्रोवाइड किया जाएगा तो वहाँ पे जो है आप लोग इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। फिलहाल आपको जानकारी होना चाहिए कि हाँ कुछ साइट्स हमें पता होने चाहिए, और ये जो है जो स्टोन एज में कितने चरण हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी बुक में ये टूल्स दिए गए हैं। तो ये प्रारंभिक जो पुरा पाषाण काल था, जो निचला पुरा पाषाण के काल, जिसे निम्न पुरा पाषाण काल कहते हैं, इसमें मैं आपको बता दूं कि इस तरह की जो है
टूल्स जो है पत्थर बड़े बड़े आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा कुछ जो है समय के साथ साथ कुछ छोटे छोटे पत्थर्स का भी उन्होंने इस्तेमाल किया, कुछ बड़े पत्थर्स के भी उन्होंने इस्तेमाल किए टूल्स बनाने के लिए। ठीक है, ये एक ऑस्ट्रेलियन टेक्निक्स था टूल्स बनाने का। तो ये भीमबेटका के जगहों पे ये सब प्राप्त हुए हैं। तो ये आपके निम्न पुरापाषाण काल में इस तरह के जो टूल्स है यह उपयोग किए जाते थे। इसके अलावा आगे हम देखते हैं कि हमें दो सांस्कृतिक परंपरा के बारे में पढ़ना है जो कि लोअर पैलियोलिथिक यानी कि भारत में निम्न पुरापाषाण काल का हिस्सा थी। एक सोनियन सांस्कृतिक परंपरा और एक दूसरा जो है शूलियन सांस्कृतिक परंपरा। ये बेसिकली कुछ नहीं है, जो सोन नदी के आसपास की जो परंपरा थी वहाँ पे जो टेक्निक्स था जो औजार बनाने की, तो उन्हें हम जो है सोनियन सांस्कृतिक परंपरा के नाम से या सोनियन कल्चरल ट्रेडिशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो लोग हैं वह मुख्य रूप से शिकारी थे और संग्रह करता थे, यानी कि जो फल फ्रूट है उन्हें जो है इकट्ठा करके अपने घरों में इकट्ठा करके रखते थे। इसके अलावा यहाँ पे कोई आगे के सबूत नहीं मिले हैं। और ये जो सोनियन सांस्कृतिक परंपरा के जो लोग थे ये अर्ध घुमंतु थे, कुछ थोड़ा बहुत समय के लिए ठहरते थे, बाकी मोस्टली घूमते थे। इसी प्रकार से अशूलियन सांस्कृतिक परंपरा जो है यह प्राचीन प्रागैतिहासिक काल की परंपरा है जो कि 1.8 मिलियन साल पहले से है और लगभग 2,50,000 साल पहले तक फैली थी। ठीक है, तो ये लगभग 1,80,000 साल पहले जो 1,80,000 साल पहले स्टार्ट होती है और 2,50,000 साल पहले तक इसका फैलाव है। तो ये परंपरा जो मुख्य रूप से जो है ये भी जो है टूल्स जो टेक्निक्स थी जो टूल्स बनाने के जो औजार बनाने के उससे रिलेटेड है। ठीक है, सिलस्टोन और क्वाइट्स का इस्तेमाल किया जाता था और छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े इसमें शामिल किए जाते थे। जो टूल्स इनके थे वो नुकीले पत्थर जैसे हैंड एक्स वगैरह जो है इस्तेमाल करते थे। और ये एशूलियन सांस्कृतिक परंपरा के जो अवशेष और उनके उपकरण ये हमें बताते हैं, ये हमें जो है इनके जो मेथड्स टूल मेकिंग मेथड्स हैं अशूलियन कल्चरल ट्रेडिशन के, ये हमें बताते हैं कि जो कम्युनिटीज़ के पास जो अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन किस लेवल पे था, जो इस एंशिएंट कम्युनिटीज़ के अंदर जो थे इनके पास जो है अध्ययन से रिलेटेड और विकास से संबंधित इनकी जो समझ हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो बेसिकली ये दो परंपरा के बारे में आपको जानकारी दिया गया है। ये लोअर पैलियोलिथिक एज में दो परंपरा जो है सोनियन और अशूलियन, ये आप याद रखिएगा। ये कुछ साइट्स है जो आपकी बुक में मेंशन किया गया है, इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हम जो है मध्य पुरापाषाण काल में आते हैं। तो ये सेकेंड फेज़ है पैलियोलिथिक पुरापाषाण काल का। ये लगभग जो है 1,65,000 साल पहले शुरू हुआ था और लगभग 31,000 साल तक चला था। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स है जैसे हिरन घाटी गुजरात में है, राजस्थान में बुद्ध पुष्कर है, चिरकी निवासा महाराष्ट्र में है। ठीक है, और इसमें आप ये देखिए इम्पोर्टेंट है कि जो हस्त कुल्हाड़ी हैंड एक्स क्या होता है। तो ये आप ये देख रहे हैं हैंड एक्स जो है इस तरह से ऊपर से हाथ वाली कुल्हाड़ी है, हाथ से ऊपर से जो है अपने हाथ में लेकर के उसे किसी चीज़ को काटना खोदना, इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता था। ये आप देख रहे हैं सेकंड जो है क्लेवर है विदारक, एक सपाट उपकरण है टूल से जो कि आयताकार चौड़ा होता था दोनों तरफ से और बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है किस तरह से जो है कितना यहाँ पे जो है त्रिकोण आकृति का है और लेकिन आगे पीछे से जो है सपाट और चौड़ा है। ठीक है, तो इस तरह के जो टूल्स थे इन्हें जो है क्लेवर या विदारक बोला जाता था। तो इसे जो है काटने के लिए इससे इस्तेमाल किया जाता था। दूसरा है गंडासाइजिन चॉपर। ठीक है, ये एक बड़ा सतह वाला जो है उपकरण है और सिर्फ एक किनारे पे इसको घिस करके तैयार किया जाता था और चॉपिंग टूल भी जो है इसी टाइप का हुआ करता था। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में मध्य पुरापाषाण काल के कुछ उपकरण हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। इसके अलावा एक मस्टूरियन इंडस्ट्रीज जो है इसके बारे में बताया गया है कि मिडल पैलियोलिथिक एज में मस्टूरियन उद्योग था या इंडस्ट्री था। तो ये मध्य पुरापाषाण काल में ये बेसिकली दक्षिण पश्चिम एशिया और अफ्रीका और यूरोप में जो निएंडरथल प्रजातियां थी ये इस उपकरण को जो उनके उपकरण को जो टूल्स को बनाने की जो टेक्निक्स थी उनको जो है उसी टेक्निक्स को जो है मस्टूरियन इंडस्ट्री बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली चीज़ है कि
जो ये मस्टूरियन इंडस्ट्री के अंदर जो कम्युनिटीज़ थी, उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी थी और अडेप्टिबिलिटी थी, ये काफ़ी काबिल तारीफ़ थी। यानी ये अनुकूलन की बहुत अच्छी क्षमता रखते थे और इनके अंदर जो संज्ञानात्मक जो चीज़ों को जो अंडरस्टैंडिंग लेवल था वो काफ़ी हाई लेवल तक इन्होंने एक्वायर कर लिया था अपने अनुभव के आधार पर। ठीक है, तो आदि मानव जो है अपने इस जर्नी में जो भी उसने सीखा पिछले अपने अनुभवों से, उसका उसने जो है इम्प्लीमेंटेशन करता चला गया और वह एक उन्नत किस्म का मतलब जो है उसका इवोल्यूशन होता चला गया समय के साथ साथ। तो ये आपकी पाठ्य पुस्तक में ये प्रश्न है। ये जो क्लास नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करूँगा इस क्लास के एंड के बाद, मोस्टली आज शाम को या कल मॉर्निंग में आपको मैं इसके सॉल्व क्वेश्चन आंसर जो है क्लास नोट्स में प्रोवाइड कर दूँगा। पीपीटी आपको जो है आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा और पीपीटी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये तीनों प्रश्न इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो हमारा जो पूरा पाषाण काल में लास्ट जो चरण है उच्च पूरा पाषाण काल का, अपर पैलेलिथिक इन इंडिया, ये लगभग 40,000 साल पहले शुरू हुआ था और 12,000 साल तक चला था। तो इसमें हम देखेंगे अब जो हमारे सामने जो टूल्स हैं वो काफ़ी छोटे और धारदार हैं। इसे माइक्रोलिथिक बोला जाता है, जो बिल्कुल छोटे उपकरण के जो टूल्स हमें देखने को मिलते हैं और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव टूल्स होते थे। ठीक है, तो इन टूल्स को देख करके समझ में आता है कि मानव जो है अपने जो उनकी जो उपलब्धियां हैं, अपने जो है टूल्स को डेवलप करने का और कॉग्निटिव जो एबिलिटी है, जो लर्निंग एबिलिटी है, सीखने की जो क्षमता है, उसका उसने अपने चरम उत्कर्ष पर जो है विशेषज्ञता उसने प्राप्त कर ली थी और इस तरह के उसने हथियार बनाने स्टार्ट किए थे, बना सकता था, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव था। और वह इन्हीं हथियारों के दम पर जो है उसने कई बड़े बड़े जानवरों को जो है पालतू बना लिया और उसने जो है प्रकृति पे एक तरह से वह विजयी बन गया। तो बेसिकली आप ये जो स्टोन एज में जो पत्थरों का इतिहास देख रहे हैं, ये जो है आदि मानव के इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली अभी जो टेक्निक्स है अपर पैलेलिथिक एज में, यानी कि उच्च पुरापाषाण काल जो इंडिया में था, उसमें जो है दो तरह के हमें टूल्स नज़र आते हैं। एक तो ब्लेड टूल टेक्निक पे आधारित था, ठीक है, बेस्ड ऑन ब्लेड टूल टेक्नोलॉजी, और दूसरा है बोन टूल्स। ठीक है, ये बोन टूल्स हड्डियों के बने हुए हथियार थे जो बहुत ज़्यादा तो हमें प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि बोन्स जो है वो खुली हवा में जो है कार्बनिक अवशेष में उनका विघटन हो जाता है। तो जहाँ कहीं पे जो है गुफाओं वगैरह में ये मिले हैं, कुछ जो है ज़मीन के नीचे इनको जो है पाया गया है। तो कुछ हड्डियों के जो उपकरण हैं, बोन्स उपकरण, आपके जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। तो कुछ इम्पोर्टेंट स्थल है यहाँ पर, तो जो कि बुक में इम्पोर्टेंट साइट्स दिए गए हैं, लेकिन हमारे हिसाब से कुछ है नहीं। बेलन घाटी ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, करनूल जो है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा प्रश्न इसमें से कभी आए नहीं हैं, पूछते भी नहीं हैं इग्नू के एग्ज़ाम में। नॉलेज के लिए आप लोग जो है जान सकते हैं। आप ये जो देख रहे हैं हथियार, ये सामने जो है ये बोन से बने हुए जो है हड्डी के हथियार हैं ये, ठीक है। तो ये बोन टूल टेक्निक्स जो है हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अब आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेसोलिथिक, यानी कि मध्य पाषाण संस्कृति। अब मध्य पाषाण के बाद जो है जो पूरा पाषाण संस्कृति में हमने 3 चरण देखे, निम्न, मध्य और उच्च। अब आगे मध्य पाषाण संस्कृति, इसके बाद जो है नव पाषाण संस्कृति। तो इस चैप्टर के ये लास्ट टॉपिक है मध्य पाषाण संस्कृति। मध्य पाषाण संस्कृति में जो है ये लगभग 8000 वर्ष पहले इसकी शुरुआत हुई थी। और आप देख सकते हैं कि मध्य पाषाण संस्कृति में जो मानव है इस तरह के जो हथियारों का इस्तेमाल करते थे, ये बेसिकली वही माइक्रोलिथिक टूल्स हैं जो कि इससे पहले वाले चरण में हम देखते हैं, जो अपर पैलेलिथिक एज में, यानी कि उच्च पूरा पाषाण काल में जो हड्डियों के उपकरण, जो माइक्रोलिथिक जो उपकरण जो थे, जो काफ़ी इफ़ेक्टिव टूल्स जो मानवों ने जो तैयार किए थे, उसी के कंटिन्यूस में, उसी के आगे की कड़ी जो है मेसोलिथिक कल्चर में, यानी कि
जो मध्य पाषाण युग में हमें देखने को मिलता है कि ये मानव जो है इन्हीं माइक्रोलिथिक टूल्स का उपयोग करके या हथियार का उपयोग करके अपने जो है जीवन को उसने आगे बढ़ाया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लगभग मानव की जो स्टोन एज में पूरी जर्नी है वो स्टोन्स के टूल्स के टेक्निक्स पर ही डिपेंड है। आप ये देख सकते हैं जो माइक्रोलिथिक्स के जो कुछ हुक्स आप देखेंगे ये लगभग जो है फिशिंग हुक्स हैं, कुछ नीडल्स है, कुछ शटल्स हैं, ठीक है। तो ये कितने छोटे माइक्रोलिथिक्स उपकरण हैं, ये आप समझ सकते हैं कि आदिमानव ने बनाए होंगे। तो लगभग हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने काफ़ी कुछ जो है साक्ष्य हमारे लिए छोड़ के गए हैं जिससे हम उनके बारे में पता लगा सकते हैं। और आपकी पाठ्य पुस्तक में जो है ये माइक्रोलिथिक्स के कुछ औजार के टूल्स के जो है पिक्स दिए हुए हैं। इसी के साथ ये जो चैप्टर है लगभग कंप्लीट होता है। कुछ मेजर एग्जिबिटेड साइट्स हैं, भारत में प्रमुख उत्खनन स्थल हैं, ठीक है। राजस्थान में जो है तिलवारा बागोर है, गुजरात में लंगनाज अखल है, महाराष्ट्र में जो है पंचाड़ हटखाना है। ये कुछ खास जानकारी है नहीं, अगर आप चाहें तो उन्हें पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है, ठीक है। जो भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में वो आपको गेस्ट पेपर में मिल जाएगा। और मैं तो यही कहूँगा कि स्मार्ट स्टडी कीजिए, ठीक है। आप जो है नॉलेज के लिए आप सब कुछ जान सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसी के साथ ये चैप्टर टोटल कंप्लीट होता है। और ये जो सेकंड क्वेश्चन है सूक्ष्म उपकरण क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे भी गए हैं। पहला भी जो है ये ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। इसके जो आंसर्स है क्लास नोट्स में मैं इंक्लूड किए हैं, और क्लास नोट्स जो है जो हमारे स्टूडेंट्स हैं एसकेएम मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं उन्हें ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा, डोंट वरी। इसी के साथ ही ये जो सेशन है ख़त्म होता है। और ये बिल्कुल जी हाँ, हम हर छात्र तक पहुंचना चाहते हैं जो कि काफ़ी दूर दराज इलाके में है, तो वहां तक भी हम पहुंचना चाहते हैं, तो हमें सपोर्ट कीजिए। मैं देखता हूं कि काफ़ी लोग जो इस कंटेंट को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और लाइक एंड शेयर और कमेंट कीजिए ताकि आपको और बेनिफिट्स भी मैं प्रोवाइड कर सकूं, और क्लासेस जो है मुझे भी इनकरेजमेंट मिले आपको क्लासेस देने के लिए। और बस यही मैं कहूँगा कि जो है आप अगर सब्सक्राइब करते हैं इस चैनल को तो आगे भविष्य में जो भी क्लासेस आएंगी तो एटलीस्ट आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। अगर आप बीए डिग्री प्रोग्राम में हैं और हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा, ठीक है। अगर आपको कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लगती है तो आप हमें ऑब्वियसली कुछ कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। कुछ अगर दिक्कत है, कुछ कहीं सुधार आपको लगता है तो आप हमें जो है वो भी बता सकते हैं।